हेलो बच्चों, इससे पिछले वाली यूट्यूब लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और उससे रिलेटेड ग्राफ के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कोहलरास लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस का मान निकालने के लिए हम कोहलरास लॉ को यूज़ करते हैं। उसके अलावा भी इसके तमाम एप्लीकेशन हैं जो आगे आपको डिस्कस की जाएंगे। तो बेटा, कोहलरास लॉ शुरू करने से पहले, इस पर डिस्कस करने से पहले वी हैव टू नो व्हाट इज़ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इस टर्म को समझना जरूरी है। इससे पहले आपको बताया गया कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। अब यहाँ पे एक जो नया टर्म आया है वो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसके बारे में बात कर लेंगे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और सभी लोग जानते हैं कि कंसंट्रेशन वॉल्यूम के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो बेटा कंसंट्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट हो जाएगा और इस स्टेज को बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन जीरो होने का मतलब क्या है, इसको समझ लिया जाए। जैसे मान लो किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। अब उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में अगर हम लगातार वॉल्यूम को बढ़ाते हुए चले जाएंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पर जो आयंस होंगे उनकी संख्या मिनिमम हो जाएगी, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनकी संख्या मिनिमम हो जाएगी, उनका कंसंट्रेशन सबसे कम हो जाएगा। उस स्टेज को बोलते हैं जीरो कंसंट्रेशन। तो कहीं कहीं आपको दिखाई भी पड़ता है बुक में लिखा हुआ कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड कर देते हैं तो उस स्टेज को बोलते हैं जीरो कंसंट्रेशन। ये कुछ हद तक सही है, पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, बल्कि आप ये बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक ऐसी स्टेज होती है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर वॉल्यूम चेंज करने के बावजूद भी मोलर कंडक्टिविटी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर से देखिए, एक ऐसी स्टेज, एक ऐसी अवस्था जहां पर लगातार वॉल्यूम को बढ़ाने पर भी मोलर कंडक्टिविटी का मान कांस्टेंट हो जाता है, मोलर कंडक्टिविटी के मान में कोई चेंज नहीं आता है, उस स्टेज को हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और यहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बेटा इसमें दो चीज़ें हो गई, पहला इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है। फिर से सुन लीजिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर कंसंट्रेशन जीरो हो जाती है, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर अगर आप ऐड कर देते हैं तो कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइटिक की, और उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दूसरा, एक ऐसी स्टेज जहाँ पर वॉल्यूम बढ़ाने के बावजूद भी आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते जाइए लेकिन तब भी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू में कोई चेंजेस ना दिखाई पड़े, उस स्टेज को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर? तो उम्मीद है दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। पहला होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन, और दूसरा है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम कई और नामों से जानते हैं, पिछली क्लास में डिस्कशन हो चुका है। इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, और एक नाम लोग आप जान ही रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी इसको हम बोलते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे कोहलरास लॉ किस लिए आया, उसको क्यों यूज़ किया गया, इसको डिस्कस करते हैं। जैसा पहले ही बता दिया गया लेक्चर की शुरुआत में ही कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट चूँकि वाई सेक्शन पर इंटरसेप्ट नहीं करते हैं वाई एक्सिस पर, इसलिए उनके मोलर कंडक्टेंस का मान इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट करना आसान नहीं होता है। तो कोहलरास की हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के, वीक और स्ट्रांग दोनों के लिए एप्लीकेबल है, स्पेशली वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस का मान इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए कोहलरास लॉ को हम बेसिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एनसीईआरटी की बुक में माइग्रेट किया गया, बताया गया वहाँ पर कि जो आयंस होते हैं वो आयंस के इंडिपेंडेंट माइग्रेशन के बारे में भी जानकारी देते हैं।
ये आयंस जो इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस होते हैं उनका सॉल्यूशन में क्या बिहेवियर होता है उसके बारे में भी जानकारी हम कोहललास लॉ के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग आएंगे कोहललास लॉ के स्टेटमेंट पे। बेटा कोहललास लॉ का स्टेटमेंट हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट, पहला पार्ट क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस का मान इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस यानी कि कैटायंस और एनायंस के मोलर कंडक्टिविटी जो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है उनके सम के इक्वल होता है, उनके सम के बराबर होता है। फिर से देख लीजिए, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी का मान उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर प्रेजेंट कैटायन और एनायन के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होता है। इसको हम बोलते हैं कोहललास स्टेटमेंट। ये कोहललास का बेसिक फंडा है जहाँ से कोहललास लॉ शुरुआत होगा। फिर से समझ लें, कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होगा, उस इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन होंगे, जाहिर सी बात है कैटायन और एनायन होते हैं, तो उन कैटायन और एनायन के इंडिविजुअल मोलर कंडक्टेंस जो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होंगे, उन दोनों की वैल्यू का जो सम होता है वो इक्वल होता है। इसी को कोहललास लॉ ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कैटायन और एनायन सोल्यूशन में मौजूद हो जाए तो क्या करें। मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ कैटायन अगर आ गए, नंबर ऑफ एनायन आ गए हैं, तब कोहललास लॉ क्या होगा। तब कोहललास लॉ होगा बेटा कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी का मान उस इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन, अगर हमारे पास कैटायन और एनायन की संख्या आ जाती है तो उसके हिसाब से हम क्या बात करेंगे, हम बताएंगे कि उस इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कैटायन और एनायन दोनों मौजूद हैं, अब क्या होगा, जो नंबर ऑफ कैटायन और जो नंबर ऑफ एनायन होंगे वो आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कैटायन का कैटायन के नंबर के साथ और एनायन का एनायन के नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तब कोहललास लॉ क्या हो जाएगा, तब कोहललास लॉ हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट is summation of individual cation and anion of that electrolyte with its molar conductivity at infinite dilution, each multiplied with the number of the ions present in one formula unit of electrolyte। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब यही हो रहा है, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट हो जाएंगे तो कैटायनों के नंबर को कैटायनों की मोलर कंडक्टिविटी के साथ और एनायनों के नंबर को एनायनों की मोलर कंडक्टिविटी के साथ जो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होगी मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। ये कोहललास लॉ का दूसरा स्टेटमेंट होगा। ये उस स्थिति में एप्लीकेबल है जब आपके पास नंबर ऑफ आयंस मौजूद होंगे। जैसे बेटा BaCl2 का एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। BaCl2 जब आयोनाइज होता है, जब ब्रेक होता है तो उसमें से Ba का आयन बनता है और क्लोराइन के 2 आयन बनते हैं। देखो Cl2, तो यहाँ से क्लोराइड के 2 आयन बनेंगे। अब इसका अगर मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको लिखना है तो आप लिखेंगे λm इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर BaCl2 इज इक्वल टू, चूँकि Ba में कोई आयन नहीं, नंबर ऑफ आयन नहीं है, उसका एक ही है, तो वहाँ पर लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ba आयन प्लस क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन के 2 एटम है सॉरी, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड एनायन। तो जो नंबर ऑफ आयंस होंगे, नंबर ऑफ आयंस और कैटायंस जो होते हैं वो आपस में मल्टीप्लिकेट कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ गुणा हो जाता है उनका, और उनके इस सम को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं Al2SO4 का होल थ्राइस। अब बेटा जो डिसोसिएट होता है तो एल्युमिनियम आयन के 2 पार्ट और सल्फेट आयन के 3 पार्ट जनरेट होते हैं। अब इसमें अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसको हम लिखते हैं 2 मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस 3 मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो सबसे बड़ी बात होगी, इस चीज़ को लिखने के लिए आपको आयोनाइजेशन का प्रोसेस आना बहुत ज़रूरी है। आयंस सॉल्ट टूटने के बाद में कौन कौन से आयन जनरेट करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्लियर। तो मेन जो आपका कोहललास लॉ वही है
कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट इज समेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट विथ इट्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, ईच मल्टीप्लाइड विथ द नंबर ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जितने नंबर ऑफ कैटायन और जितने नंबर ऑफ एनायन होंगे, कैटायन की संख्या को कैटायन के साथ और एनायन की संख्या को एनायन के साथ मल्टीप्लाई करके उनके मोलर कंडक्टिविटी जो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होगा उसको जोड़ते हैं। इसी को हम बोलते हैं कोहलरास लॉ। क्लियर? एक बात और यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कैप का इस्तेमाल करते हैं, कैप सिंबल का इस्तेमाल करते हैं उसके मोलर कंडक्टिविटी को दिखाने के लिए, जबकि जो इंडिविजुअल आयन होते हैं उसके लिए हम लैम्डा का यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिखने का तरीका है। अगर आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आपको लिखना भी आना चाहिए। लैम्डा बेटा यूज़ करते हैं इंडिविजुअल आयन्स के लिए, और कैप यूज़ करते हैं पूरे इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि BaCl2 दिखाना है तो उसके लिए कैप यूज़ करेंगे, Ba आयन लिखना है तो उसके लिए हम लैम्डा यूज़ करेंगे। तो ये कोहलरास लॉ को लिखने का तरीका हो गया, और कोहलरास का स्टेटमेंट भी आपको बता दिया गया है। उम्मीद है आपको कोहलरास लॉ समझ में आया होगा। अब इससे कुछ जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं।